समझो करें बेटा सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो पूरे चैप्टर के दौरान हमने यूज़ करने होते हैं। तो ऐसे ही हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है, इसके 3 पोर्शन हैं। एक हमारे पास है वर्क, एक एनर्जी, एक पावर। तीनों पोर्शंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोर्शन हमारे पास है वो है वर्क का। किसका? वर्क का। तो सबसे पहले हम लोग वर्क को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वर्क है क्या चीज़। वर्क में तवज्जो करें बेटा, हमारे पास आसान अल्फाज में हम लोग काम करने को वर्क कहते हैं, लेकिन फिजिक्स के कुछ रूल्स हैं। हर काम को हम लोग वर्क नहीं कह सकते। किस किस काम को कहेंगे वो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द लेक्चर पता समझ आ जाएगी। समझ देखें, हमारे पास जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो फिर उस वक्त हम लोग कहेंगे कि हमने वर्क किया। जैसे कि ये मेरे पास फिल वर्क जो है डस्टर है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो आई एम डूइंग वर्क। इसी के बरक्स अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाइट बोर्ड पर फोर्स लगाता हूँ, तो क्या ये वाइट बोर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? नहीं कवर कर रहा। तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ? नहीं, मैं कोई भी वर्क नहीं कर रहा। बेशक सारा दिन हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते रहे, किसी किस्म का कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट, तब हमारे पास वर्क होगा। लेकिन अभी भी एक कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। वो कंडीशन क्या? मुझे एक बैग दें ज़रा, देखें तो जो करें। हमारे पास ये बैग है, इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने फोर्स लगा के ऊपर तो खींचा हुआ है, लेकिन मैं इसको लेके ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, लेकिन मैं इसको लेके चल रहा हूँ फॉरवर्ड, तो हमारे पास क्या होगा? क्या वर्क डन होगा? नहीं वर्क डन होगा। क्यों? अब हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो पूरी तो हो रही है कि सर आपने कहा था कि फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए, तो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी कवर कर रही है, लेकिन फिर भी वर्क डन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस सिमत में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर होना चाहिए, या उस फोर्स के किसी कंपोनेंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। बात की समझ आ गई है? फिर हमारे पास वर्क डन होगा। तो इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उस वक्त हमारे पास क्या होगा? वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। बात की समझ आ गई सब लोगों को? अच्छा, अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? F.D। जैसे कि आप लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया था। जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जब भी हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास जो उसकी रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी? स्केलर आएगी। तो हमें अंदाज़ा होगा कि वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और ये भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कॉस थीटा। रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास ये जो F है ये फोर्स है, ये D वो डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी फोर्स एक्ट करने की वजह से कवर करेगी, और ये थीटा जो है ये वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। बात की समझ आ गई है? तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं इसके अंदर जिनके ऊपर वर्क क्या कर रहा है? डिपेंडेंट है फिल वर्क। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट हमारे पास तवज्जो कीजिएगा, W इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो ये जो न्यूटन मीटर है ये किसके बराबर है? जाउल के बराबर है। बाज़ लोग इसको जूल भी पढ़ते हैं, जैसे मर्जी पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ आप लोगों को बताता जाऊँ कि हमारे पास वर्क का यूनिट किस क्वांटिटी के यूनिट के साथ मैच करता है, तो वो हमारे पास है टॉर्क।
टॉर्क का हमारे पास आप लोगों को फार्मूला पता होगा, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद है? फोर्स का यूनिट न्यूटन और मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर, तो इसका भी न्यूटन मीटर और इसका भी देखें न्यूटन मीटर। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्क का यूनिट कौन सी क्वांटिटी के यूनिट के सिमिलर है, तो उसका आंसर क्या आएगा? टॉर्क हमारे पास आएगा। ये एमसीक्यू भी साथ साथ प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस आप लोग देख सकते हैं, तो जो कीजिएगा न्यूटन डायमेंशंस के लिए हमारे पास बेस यूनिट्स का होना कंपलसरी है। तो हमारे पास न्यूटन के लिए क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास न्यूटन के बेस यूनिट्स है। और ये वाला मीटर एज इट इज़ आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशंस मेंशन कर लेते हैं। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैथ्स का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? एम, उसको हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल के साथ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का फर्स्ट अल्फाबेट एल को हम लोग यहाँ पर कैपिटल मेंशन कर देंगे और पावर एज इट इज लिख देंगे। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का फर्स्ट अल्फाबेट टी, उसको कैपिटल और पावर एज इट इज, और ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ये सारा कुछ हम लोग किसके अंदर पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करता जाऊं कि ये जो हमारे पास फार्मूला है वर्क का, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर कांस्टेंट फोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि सर वेरिएबल फोर्स के लिए भी हमारे पास कोई फार्मूला होगा? कोई फार्मूला वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं है। तो फिर वेरिएबल फोर्स को हम लोग कैसे डील करेंगे, वो इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ लेंगे कि हम लोग उसके साथ कैसे डील करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हमने ये देखना है कि वर्क की वैल्यू कब पॉजिटिव है, कब जीरो है, कब नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एंगल जो है, तो जो कीजिएगा, अगर एंगल थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री हो बट लेस देन 90 डिग्री हो, तो उस वक्त हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कि कॉस की वैल्यू 0 से लेकर 90 से कम वैल्यू तक पॉजिटिव आती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वर्क डन भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आई सबको यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा ही आ जाए किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर, तब वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। रीजन क्या है? cos 90 हमारे पास क्या है? 0 है। इसकी वजह से हम लोगों ने इसको भी क्या मेंशन कर लिया? 0 मेंशन। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? ये तीनों हमारे पास एमसीक्यू के तौर पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जांपल्स के तौर पर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे पास एक कार है जिसका इंजन हम लोगों ने ऑन कर दिया हुआ है, लेकिन कार अभी तक रेस्ट पर है, तो क्या कार का इंजन कोई वर्क कर रहा है? नहीं करेगा वर्क। क्यों? क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट कवर होना जरूरी है। अब उसका इंजन ऑन तो है, फोर्स तो लगा रहा है उसका इंजन, लेकिन कार को डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करवा रहा। बात की समझ आ गई है? ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक बैग उठाया हुआ है और मैं यहाँ पर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूँ? नहीं, कोई भी वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर बॉडी को मैं नहीं करवा रहा, जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0। इसी तरीके के साथ अब देखिए, मैंने क्या किया जी, मैंने वो बैग उठाया था। जब मैंने बैग उठाया मैं उसको लेके आगे चल रहा था। हुआ क्या, मेरे पास ये जो बैग था, जब मैंने ये बैग उठाया तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवा था आगे की तरफ, लेकिन फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाई हुई थी ऊपर की तरफ, जिसके नतीजे में दोनों के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। और cos 90 होने की वजह से क्या है? 0। बेशक आप लोग सारा दिन बैग उठा के, वजन उठा के ऐसे घूमते रहें, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग निकम्मे ही रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये डस्टर को ऐसे उठा के ऊपर की तरफ ले जाए, तो क्या वर्क डन कर रहा हूं मैं? क्यों? क्योंकि मैं फोर्स भी ऊपर लगा रहा हूं और जो डिस्प्लेसमेंट भी डस्टर कवर कर रहा है वो भी किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ, जिसके नतीजे में अब मैं क्या कर रहा हूं? वर्क डन कर रहा हूं। बात की समझ आ गई सब लोगों को?
अब नेक्स्ट केस हमारे पास है वेरिएबल फोर्स का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब पहले वेरिएबल फोर्स को समझना जरूरी है। वेरिएबल हम लोग उस चीज को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होगी, जिसकी क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो सकती है। एक तो ये है कि किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि ये बैग पकड़े, या बहुत हैवी कोई ऑब्जेक्ट उसको पकड़ाई जाए और कहा जाए कि ये सीढ़ियाँ चढ़ जाए, तो क्या होगा, पहली 5 सीढ़ियों तक वो बैग के ऊपर और किस्म की फोर्स लगाएगी, नेक्स्ट 5 सीढ़ियों तक वो और किस्म की फोर्स लगाएगी। ऐसे ही वो क्या करते जाएगी, स्टूडेंट जो है वो उसकी फोर्स वेरी होती जाएगी। हम लोग क्या कहेंगे, अब ये जो फोर्स एक्ट कर रही है स्टूडेंट या कर रहा है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वेरिएबल। समझ आ गई। दूसरी, अगर हम लोग अपवर्ड फोर्स लगाएं, किसी भी रॉकेट की मोशन ले लेते हैं, तो आप लोगों को पता है कि एफ जी हमारे पास क्या है, एम जी। ऐसे ही है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है ना। F इज इक्वल टू एम जी कर ले, F इज इक्वल टू एम ए, फार्मूला पढ़ा हुआ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है ये फार्मूला। और जब हम लोग वर्टिकली मूव करते हैं, भी चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ए किसके बराबर आ जाता है, जी के बराबर आ जाता है। बात की समझ आई। अब तो जो करें, अब 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा था विद हाई एल्टीट्यूड्स वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, ये बात याद है। तो अगर मैं अपवर्ड जाऊंगा तो मेरे पास जी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, तो फिर भी मेरे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज। जब फोर्स की वैल्यू चेंज होगी तो मैं उसको क्या कंसीडर करूंगा, वेरिएबल फोर्स कंसीडर। ये हमारे पास इसका मतलब है वेरिएबल फोर्स का। ये वाली बात क्लियर हुई है सबको। अब देखें, अब वेरिएबल फोर्स को हम लोग डील कैसे करेंगे। होगा क्या कि हमारे पास किसी स्टूडेंट से कहा गया है कि बेटा आपने यहाँ से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जानी है, और जो उसकी फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स है। मीन दैट यही सीढ़ियाँ हमने कहा है कि आपने चढ़ के जानी है, और ये मेरे पास क्या है, उसकी फोर्स क्या होगी, यहाँ पर वेरी होगी, हमने उसको नाम दे दिया वेरिएबल फोर्स का। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, अब अगर देखा जाए तो मैंने क्या कहा था, पहली 5 सीढ़ियों तक उसकी फोर्स तकरीबन सेम रहेगी, अगली 5 सीढ़ियों तक उसकी फोर्स और होगी, लेकिन उस 5 के दौरान वो वैल्यू सेम रहेगी, अगली 5 के दौरान फिर वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मैंने क्या किया, मैंने उसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया पैचेस में। ये फर्स्ट पैच आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, 5, 6, 7 nth पैचेस तक मैं यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या होगा, nth पैचेस पर पहुँचने का मतलब क्या है, मैंने उसको एक एक स्टेप पर डिवाइड कर दिया। ये उसका सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप आ गया, ये सेकंड स्टेप आ गया, ये थर्ड स्टेप आ गया। अब तो फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है ना, जिसके नतीजे में अब हम लोग फोर्स का ये कांस्टेंट वाला जो फार्मूला ये हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मीन दैट अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स किसी भी जगह पर आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को डिवाइड नहीं करेंगे, जो उसका डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। देखें, मेरे पास सीढ़ियाँ थी, मैंने सीढ़ियों को क्या कर लिया, एक एक हिस्सा कर लिया। ये पहली सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है। अब एक सीढ़ी पर जब चढ़ते हुए उस वक्त तो उसकी फोर्स जो है वो चेंज नहीं ना होगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसे इस दूसरी सीढ़ी पर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, थर्ड पर कांस्टेंट, फोर्थ पर कांस्टेंट, ऐसे उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी हमारे पास, कांस्टेंट। जिसके नतीजे में इसको मैं नाम दे लेता हूँ कि यहाँ पर जो उसकी फोर्स थी वो मेरे पास थी फॉर एग्जाम्पल F1, और यहाँ पर उसका जो पैच था वो हमारे पास क्या था, डेल्टा D1। डेल्टा लगाते हैं जब बहुत स्मॉल वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर F2, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा D2, यहाँ पर F3, और ये मेरे पास क्या है, डेल्टा D3। अब मुझे सबका वर्क डन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि उस स्टूडेंट ने पहली सीढ़ी पर कितना वर्क किया, जमा दूसरी सीढ़ी पर वर्क, जमा तीसरी सीढ़ी पर वर्क, और इन सबको मैं क्या करूँगा, सम करके कह दूंगा कि उसको छत तक जाने के लिए कितना वर्क टोटल उसने किया। तो मीन दैट अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं फर्स्ट पैच का वर्क डन कैलकुलेट कर लूँगा। वो कैलकुलेट कर लेते हैं। W1 किसके बराबर आ जाएगा, W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1 कॉस θ1, उनका दरमियान जो एंगल है। बात की समझ आ गई है। अब वेरिएबल फोर्स के अंदर लाजमन नहीं है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। बात की समझ आ गई। फिर भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसको वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे। नंबर 2, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, जब वैल्यूज हमारे पास स्मॉल आ जाती हैं उसके अंदर चेंज आने की जो रेशियो है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर मेरे पास ये सर्कल लिया जाए, अब हर पॉइंट पर इसके जो सर्कल की जो वैल्यू है, रेशियो है, वो चेंज हो रही है ना। मीन दैट यहाँ पर इसके कर्व ज़्यादा है, यहाँ पर कर्व है, यहाँ पर कर्व। अगर देखा जाए तो ये हर पॉइंट पर कर्व है, लेकिन अगर मैं इसका कोई एक पॉइंट कंसीडर करूँ
अब बाकी का इग्नोर कर दूं तो कोई बता सकता है कि ये सर्कल का कर्व है? क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कर्व क्या हो चुका है, कम हो चुका है। सेम लाइक दैट अगर हमारे पास क्या होगा कि पूरे पाथ को हम लोग छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो चेंज की रेशियो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आ रही सब लोगों को? जिसके नतीजे में हम लोगों ने क्या करना है, इसके हिस्से बना लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2। W3 किसके बराबर आ जाएगा, F3 डेल्टा D3 कॉस थीटा 3। समझ आ रही है? उसके बाद अगर n तक मैं इसके पैचेस बना लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, WN FN डेल्टा DN कॉस थीटा। और मुझे तो पूरे पाथ का वर्क डन चाहिए तो मैं सबको क्या करूंगा, ऐड कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 WN। इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा 1 प्लस F2 डेल्टा D2 कॉस थीटा 2। इधर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन सब के लिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था सिग्मा, जिसको समेशन का नाम भी आप लोगों ने दिया था मैथ में, कि जब हमारे पास ज़्यादा सारी वैल्यूज़ हो हम लोग उनको इकट्ठा करके सिग्मा की मदद से लिख सकते होते हैं। अब सिग्मा के साथ क्या लिख लेंगे, F डेल्टा D कॉस थीटा। अब ये वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से। I हमारे पास वेरिएबल है कोई भी I, मीन दैट अब I की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, देखें 1 से स्टार्ट हो रही है तो I स्टार्ट फ्रॉम 1 और कहाँ तक जा रही है, एंड तक। तो मैंने ऊपर लिख लिया और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब अगर मैंने देखना हो कि फर्स्ट वर्क डन क्या था तो मैं I की वैल्यू 1 पुट कर लूँगा, फर्स्ट आ जाएगा। I की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो कौन सा आ जाएगा, सेकंड। I की वैल्यू n पुट करूँगा तो कौन सा आ जाएगा, nth आ जाएगा। तो इस तरीके के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फोर्स के साथ डील कर सकते हैं। देखें ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें स्टूडेंट, हमारे पास I ये तीनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। मीन दैट मैंने इन सबको उठा कर यहाँ पर इसकी फॉर्म में लिख दिया। अब ये हुआ क्या है, कैसे है कि मेरे पास I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, n तक। तो मैंने लिख लिया I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। मीन दैट अगर मुझे फर्स्ट वर्क डन चाहिए होगा तो फर्स्ट के लिए क्या करूँगा, I की वैल्यू क्या पुट कर लूँगा, 1। तो जहाँ जहाँ 1 देखे यहाँ पर पुट करूँगा F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा 1। जब F1 डेल्टा D1 कॉस थीटा 1 आएगा तो वो किसकी वैल्यू है, W1। अब क्लियर है सबको? इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको वेरिएबल तौर पर पुट कर लिया। कल हमारे पास इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। लेकिन ये जो कंसेप्ट्स हैं ये कल तक हर स्टूडेंट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए।